आज दुनिया के किसी बड़े बंदरगाह पर सिर्फ एक दिन की रुकावट आ जाए तो उसका असर हजारों किलोमीटर दूर दिखाई दे सकता है। फैक्ट्री को सामान देर से मिलता है, दुकानों में कीमतें बदलती हैं और जिन लोगों ने समुद्र देखा तक नहीं, उनका जीवन भी प्रभावित हो जाता है। इसे हम आज सप्लाई चेन कहते हैं। लेकिन 4000 साल पहले गुजरात में एक नगर यही खेल बिना जीपीएस, बिना मशीन और बिना आधुनिक जहाजों के खेल रहा था। उस नगर का नाम था लोथल। आज वहां शांत मैदान, पुरानी ईंटें और 200 मीटर से भी लंबा एक विशाल जलकुंड दिखाई देता है। लेकिन कभी इसी जगह मनके बनाए जाते थे, सामान पर मुहर लगती थी और नावें ज्वार के साथ अंदर आती होंगी। फिर नदियों ने रास्ते बदले, पानी पीछे हटा, व्यापारिक दुनिया टूटने लगी और लोथल खामोश हो गया। लेकिन अगर लोथल के लोग एक ऐसा तरीका खोज लेते जिससे बंदरगाह पानी के बदलते रास्ते के साथ बदलता रहता, तो क्या भारत की पूरी समुद्री कहानी अलग हो सकती थी? पहले उस लोथल को देखते हैं जो सच में अस्तित्व में था। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। यह दृश्य काल्पनिक है, लेकिन इसकी हर मुख्य चीज पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित है। एक कारीगर लाल अकीक के छोटे पत्थर को गर्म करता है, दूसरा उसमें बेहद बारीक छेद बनाता है। कुछ दूरी पर शंख काटे जा रहे हैं, व्यापारी सामान तौल रहा है और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर दबा रहा है। ये मुहर आज के बारकोड जैसी नहीं थी, लेकिन वो बता सकती थी कि पैकेट किसका है और उसे बिना खोले छेड़ा गया है या नहीं। पास के माल गोदाम में सामान जमीन से ऊंचे चबूतरे पर रखा जाता है। घरों का गंदा पानी ईंटों की नालियों से बाहर निकलता है। बाजार, कार्यशालाएं, गोदाम और जलमार्ग एक दूसरे से जुड़े हैं। आज की भाषा में कहीं तो लोथल केवल एक शहर नहीं था, वो एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स हब और व्यापारिक केंद्र, तीनों का प्राचीन मेल था। और इस पूरी व्यवस्था का सबसे रहस्यमय हिस्सा था उसका विशाल जलकुंड। लोथल की खुदाई 1955 से 1962 के बीच पुरातत्वविद एस.आर. राव के नेतृत्व में हुई। ये मोहनजोदड़ो जैसा विशाल महानगर नहीं था। इसका क्षेत्र लगभग 7 हेक्टेयर था, लेकिन छोटे आकार के बावजूद इसकी योजना बहुत व्यवस्थित थी। नगर का एक हिस्सा ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। नीचे घर, सड़कें, बाजार और कारीगरों की कार्यशालाएं थीं। घर में नहाने की जगह होना केवल सुविधा नहीं थी, उससे निकलने वाला पानी छोटी नाली, फिर बड़ी नाली और अंत में गंदगी रोकने वाले गड्ढे तक पहुंचता था। यानी समस्या को घर के दरवाजे से हटाकर पड़ोसी के सामने नहीं छोड़ा जाता था, उसके लिए पूरा सिस्टम बनाया गया था। महत्वपूर्ण इमारतों को ऊंचा बनाना भी समझदारी थी, क्योंकि ये क्षेत्र बार बार बाढ़ का सामना करता था। लोथल की असली उपलब्धि कोई एक शानदार इमारत नहीं थी, उसकी उपलब्धि थी छोटी छोटी व्यवस्थाओं को जोड़कर एक काम करने वाला नगर बनाना। अब सवाल है, क्या यही सोच उसके प्रसिद्ध जलकुंड को सचमुच एक बंदरगाह बनाती थी? लोथल का विशाल ईंटों वाला जलकुंड लगभग 218 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा था। एस.आर. राव ने इसे ज्वार से चलने वाली गोदी माना। उनके अनुसार पानी एक मार्ग से अंदर आता, नावें रुकती और पास बने चबूतरे पर सामान उतारा जाता। पास का ऊंचा माल गोदाम, मोहरों की छाप और समुद्री व्यापार के प्रमाण इस विचार को मजबूत बनाते हैं। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। कुछ विद्वानों ने पूछा, क्या इस जलकुंड में बड़ी समुद्री नावें वास्तव में मुड़ सकती थीं? क्या इसके प्रवेश मार्ग पर्याप्त थे? क्या इसे सिंचाई या पानी जमा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था? ये संदेह इतिहास को कमजोर नहीं करता, यही ईमानदार इतिहास है। बाद में समुद्री वातावरण से जुड़े सूक्ष्म जीवों और पुरानी ज्वारीय भूदृश्यों के प्रमाण मिले। 2024 के एक अध्ययन ने उपग्रह चित्रों और पुरानी नक्शों की सहायता से लोथल के पास साबरमती के प्राचीन जलमार्गों को पहचाना। इससे लोथल की नदी और समुद्र तक पहुंच अधिक विश्वसनीय लगती है। लेकिन सावधान, निष्कर्ष यही है, लोथल समुद्री व्यापार से लोथल की सबसे मूल्यवान वस्तुओं में लाल अकीक के चमकदार मनके शामिल थे। एक छोटा मनका साधारण दिखाई दे सकता है, लेकिन उसे सही तापमान पर गर्म करना, आकार देना, चमकाना और बीच में सीधा छेद बनाना अत्यधिक कुशल काम था। इसके अलावा यहां शंख के आभूषण, हाथी दांत की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन और तांबे कांसे के सामान बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया तक मिली हैं। लोथल में भी फारस की खाड़ी की शैली वाली एक गोल मोहर मिली।
लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी है। हमारे पास ऐसा कोई प्राचीन बिल नहीं है जिस पर लिखा हो लोथल से मेसोपोटामिया तक सीधी डिलीवरी। सामान कई चरणों में यात्रा करता होगा। छोटी नाव उसे नदी या उथले पानी से आगे ले जाती, फिर वो किसी बड़े तटीय जहाज में जाता और शायद बिचौलियों के माध्यम से दूसरे क्षेत्र। इसलिए लोथल की ताकत केवल विदेश जाने वाली नाव नहीं थी, उसकी ताकत थी कारीगर, सामान बाट, सुरक्षित पैकिंग, गोदाम, जलमार्ग और व्यापारियों के बीच भरोसा। यानी असली उत्पाद मन का था, लेकिन असली तकनीक थी विश्वसनीय व्यापार। फिर लोथल कमजोर क्यों पड़ा? किसी एक रात आई बाढ़ ने पूरा नगर मिटा दिया? इतिहास इतना फिल्मी नहीं था। पुरातत्व में बार बार आई बाढ़ और दोबारा किए गए निर्माण के संकेत मिले हैं। गाद जलमार्ग और जलकुंड को उथला कर सकती थी। नदी की धारा बदलने से नावों का पुराना रास्ता बेकार हो सकता था। भूवैज्ञानिक अध्ययन ये भी संकेत देते हैं कि इस क्षेत्र में समुद्र का प्रभाव धीरे धीरे पीछे हट रहा था। इसी दौरान पूरी हड़प्पा सभ्यता की बड़ी शहरी और व्यापारिक नेटवर्क भी कमजोर हो रहे थे। जब दूर के बाजार सिकुड़ते हैं तो सबसे शानदार गोदाम भी खाली रहने लगता है। करीब 2000 से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये समस्याएं शायद एक दूसरे को बढ़ाती गईं। बाढ़, गाद, बदलती नदी और घटता व्यापार। बाद में भी लोग लोथल में रहे। नगर अचानक गायब नहीं हुआ, लेकिन उसकी बड़ी शहरी और समुद्री भूमिका समाप्त हो गई, क्योंकि बंदरगाह केवल ईंटों का जलकुंड नहीं होता। बंदरगाह एक नेटवर्क होता है, और जब पानी, ग्राहक, कारीगर तथा व्यापारिक भरोसा अलग हो जाए तो नेटवर्क टूट जाता है। यहां तक हमने उपलब्ध प्रमाणों की बात की। अब हमारी वैकल्पिक समय रेखा शुरू होती है। मान लीजिए लगभग 1900 ईसा पूर्व एक और विनाशकारी बाढ़ आती है, लेकिन इस बार लोथल के व्यापारी और कारीगर एक महत्वपूर्ण बात समझ जाते हैं। उन्हें पुराना जलकुंड नहीं बचाना है, उन्हें व्यापार का पूरा सिस्टम बचाना है। हर वर्ष मॉनसून के बाद गाद हटाने के लिए श्रमिक दल बनाए जाते हैं। पानी की गहराई और ज्वार का रिकॉर्ड रखा जाता है। नदी का रास्ता बदलने पर नया छोटा जलमार्ग खोदा जाता है। पूरे नदी मुहाने पर कई छोटी उतराई जगहें बनाई जाती हैं। एक रास्ता बंद हो तो सामान दूसरे रास्ते से आ सके। गोदामों को और ऊंचे तथा अलग अलग स्थानों पर बनाया जाता है। बाट, मुहर और व्यापारिक नियम हर नए घाट पर सामान रखे जाते हैं। ये आधुनिक पोर्ट अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन उसकी शुरुआत जैसा एक स्थानीय संगठन जरूर बन सकता था। इस समय रेखा में लोथल कोई जादुई अमर नगर नहीं बनता, वो उससे अधिक उपयोगी चीज बनता है। एक ऐसा पोर्ट नेटवर्क जो अपनी जगह बदल सकता है, लेकिन अपना ज्ञान नहीं खोता। अगली कुछ सदियों में लोथल का पुराना जलकुंड फिर भी गाद से भर जाता, और इस बार ये हार नहीं होती। जहां पानी गहरा होता, व्यापार वहीं नया घाट बना लेता। कारीगर परिवार अपने औजार और कौशल साथ लेकर जाते। नाव चलाने वाले लोग ज्वार, मॉनसून और खतरनाक उथले रास्तों का ज्ञान अगली पीढ़ी को देते। धीरे धीरे लोथल किसी एक जगह का नाम नहीं रहता। वो भरोसेमंद बाट, सुरक्षित माल, प्रशिक्षित नाविक और व्यापारिक समझौते की पहचान बन जाता। कुछ वैसे ही जैसे आज कोई विश्वसनीय नाम कई शहरों में काम कर सकता है। बाद की सदियों में भरूच, खंभात और फिर सूरत जैसे बंदरगाह वास्तविक इतिहास में उभरे। हमारी वैकल्पिक समय रेखा में वे शून्य से शुरुआत नहीं करते। उन्हें एक पुरानी समुद्री संस्था से प्रशिक्षित कारीगर, जहाज बनाने वाले परिवार, हिसाब रखने वाले व्यापारी और विवाद सुलझाने के नियम विरासत में मिलते। इसका परिणाम तुरंत कोई सुपर पावर नहीं होता, लेकिन गुजरात का समुद्री विकास बार बार टूटकर शुरू होने के बजाय लगातार आगे बढ़ता, और यही निरंतरता आगे आने वाली विदेशी शक्तियों के लिए भारत को अधिक कठिन प्रतिद्वंदी बना सकती थी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर लोथल की समुद्री परंपरा जीवित रहती तो क्या पुर्तगाली और अंग्रेज भारत पर नियंत्रण नहीं कर पाते? इतना सीधा उत्तर देना गलत होगा। यूरोपीय शक्तियों के पास समुद्री तोपें, युद्धपोत, वैश्विक वित्त और दूर दूर तक फैले सैन्य ठिकाने थे। 4000 साल पुरानी परंपरा अपने आप उन्हें नहीं रोक सकती थी, लेकिन एक संगठित गुजराती समुद्री नेटवर्क बेहतर जहाज बना सकता था, तेजी से सूचना बांट सकता था और अलग अलग बंदरगाहों को मिलकर सौदा करने की शक्ति दे सकता था। और मुंबई का गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, ब्रिटिश निवेश और बाद में बने रेल संपर्क उसे फिर भी शक्तिशाली बनाते।
लेकिन शायद वो पश्चिमी भारत का अकेला विजेता नहीं बनती। सूरत व्यापार और वित्त में मजबूत रहता। खंभात क्षेत्र नई जल स्थितियों के अनुसार अपने घाट बदलता। दूसरे गुजराती बंदरगाह जहाज निर्माण और तटीय व्यापार में अधिक बड़ी भूमिका निभाते। भारत के पश्चिमी तट पर एक विशाल केंद्र की बजाय कई प्रतिस्पर्धी समुद्री शहर होते। इससे विकास, रोजगार और शिक्षण भी एक ही महानगर में जमा होने की बजाय पूरे तट पर अधिक संतुलित रूप से फैल सकते थे। आज वास्तविक लोथल में भारत अपनी समुद्री विरासत को दिखाने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित कर रहा है। लेकिन हमारी दूसरी समय रेखा में लोथल केवल बीते हुए बंदरगाह का संग्रहालय नहीं होता। वहां प्राचीन अवशेष पूरी तरह सुरक्षित रहते। उनके पास समुद्री अध्ययन का विश्वविद्यालय, ज्वार और जलवायु पर शोध केंद्र, पारंपरिक जहाज निर्माण की कार्यशालाएं और आधुनिक पोर्ट टेक्नोलॉजी का संस्थान होता। वहां विशाल कंटेनर जहाज प्राचीन ईंटों के ऊपर खड़े नहीं होते। वो दृश्य शानदार जरूर लगता, लेकिन इतिहास और भूगोल दोनों के लिए अव्यवहारिक होता। लोथल का वास्तविक योगदान कोई अमर गोदी नहीं होता। उसका योगदान होता एक विचार। जब नदी रास्ता बदलती है तो समझदार समाज केवल दीवार ऊंची नहीं करता, वो अपना सिस्टम बदलता है। आज जब आधुनिक बंदरगाह जलवायु परिवर्तन, बदलती तटरेखा और टूटती सप्लाई चेन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लोथल का ये काल्पनिक सबक बेहद आधुनिक लगता है। शायद लोथल का बंदरगाह कभी खामोश न रहने का अर्थ ये नहीं कि वही जलकुंड 4000 साल तक चलता रहता। इसका अर्थ है कि उसका ज्ञान जीवित रहता। तो आपके अनुसार भारत को अधिक बदलने वाली चीज क्या होती? एक जीवित प्राचीन नगर या 4000 वर्षों तक न टूटने वाली समुद्री परंपरा?